नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट को। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक और पूरे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने स्कोर आए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। ऑप्शंस हैं हर्ट्ज, न्यूटन, वोल्ट और वाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शक्ति क्या है। ठीक है, तो शक्ति क्या है? तो शक्ति है कार्य करने की दर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात आ जाती है ऊर्जा की। ठीक है, तो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शक्ति का मात्रक होगा दोस्तों वो होगा वाट। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है? जूल, ठीक, प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड। अच्छा, ये जूल प्रति सेकेंड कैसे हुआ आप ये देख लीजिए। तो शक्ति का मात्रक अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमको याद होनी चाहिए। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी कि W/T। ठीक है, कार्य करने की दर, जहाँ पे भी समय का बाउंडेशन हो जाता है, बट्टी में समय आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? दर हो जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब देखो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या फिर ये वाला ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय स्थिर विद्युत और गुरुत्वीय बल किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन है स्पर्श बल, स्पर्श बल, अघर्षणी बल और घर्षणी बल। ठीक है, तो जो चुंबकीय बल होता है और स्थिर विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट कोई पकड़ के तो खींचता नहीं। चुंबक आपने देखा होगा, दो चुंबक अगर आपने सामने रखते हैं, ठीक है, चुंबक दो चुंबकों को, या फिर हम क्या करते हैं, चुंबक को लोहे के पास अगर ले जाते हैं तो उसमें से हाथ निकल के आता है क्या बाहर लोहे को खींचने के लिए? नहीं आता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? एक बल लगता है, लेकिन वो अदृश्य बल होता है, डायरेक्ट उसको नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श नहीं होता है, फिर भी वो बल लगाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अस्पर्श बल बोलते हैं। ठीक है, यही रोल होता है स्थिर विद्युत में भी, गुरुत्वीय बल में भी। ठीक है, आप छत से कूदोगे सीधे नीचे आते हो, क्यों आते हो? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे जो सही आंसर है वो है अस्पर्श बल। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, वह उसी स्तर पर बना रहता है, वह जिस वस्तु से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। ठीक है, तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, आपको ध्यान रखना है नदी से। ठीक है, अगर बाय द वे वो नदी में है तो नदी में उसका स्तर और होगा। ठीक है, और जब समुद्र में प्रवेश करेगा जहाज तो वहाँ पर उसका स्तर और होगा। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा डूबेगी या ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो जो जहाज है जब वो नदी के जल में होता है तो नदी के जल का जो घनत्व होता है वो होता है कम, किसकी अपेक्षा? समुद्र की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि जब घनत्व होगा कम जल का तो वहाँ पे कोई अगर भार हम ऊपर से रखते हैं पानी के ऊपर, जैसे कि जहाज है, तो जहाज क्या होगा? थोड़ा सा डूब जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डूबेगा अपेक्षा किसके? समुद्र के जल के, क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जब जहाज जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो नदी के अपेक्षा थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? उच्च तरलता होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, उच्च सघनता होती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थर्मामीटर है उसमें जो पारा प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो ऊष्मा की क्या होती है?
अच्छी चालक होती है। ठीक है, तो ऊष्मीय चालकता इसकी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम पारे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च चालकता होती है, इसलिए हम यहाँ पर पारे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म किए जाने पर सर्वाधिक प्रसारित होगा। ठीक है, जब हम किसी को हम इसमें गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रसारित कौन होगा। ऑप्शन हैं कांच, जिसको हम ग्लास बोलते हैं, जल, अल्कोहल और वायु। ठीक है, तो जब हम इन चारों को गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रसार होता है वो किस में होता है, वायु में होता है। ठीक है, वायु के जो कण हैं बहुत ही दूर दूर फैल जाते हैं जब उनको गर्म करते हैं। ठीक है, अब कांच को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो आप जिस पात्र में गर्म करें उसी में फैल के रह जाएगा। ठीक है, जल को भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, वायु से कम प्रसारित होगा। ठीक है, वायु से कम प्रसारित होता है। अल्कोहल, वो भी क्या होगा, वायु से कम प्रसारित होगा। सबसे ज़्यादा प्रसारित होता है यानी कि फैलता है वो वायु है, वायु के कण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि ऑप्शन है हमारे पास उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए दूरदृष्टि दोष है, आंखों के लिए यहाँ पे बात की गई, तो दर्पण तो हम लगा ही नहीं सकते, दर्पण वाला तो काट ही दो सीधे सीधे। ठीक है, दर्पण तो हो ही नहीं सकता। दर्पण मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, आईना वगैरह देखते हैं, वो दर्पण ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो आपको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। दूर, दूर, ठीक है, दूर में ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, दूर, और यहाँ पर ऊ और दूर, दूर और ऊ, इस तरीके से याद रखना आप। ठीक है, ऊ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर ऊ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऑप्शन है, क्यों होता है भाई। ऑप्शन से हमारे पास जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण, अधिक गहराई के लक्षण के कारण, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो जो समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है वो होता है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्रकार का उपकरण है या युक्ति कह सकते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार का, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, शक्ति को बढ़ा सकता है, शक्ति को घटा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, धारा और वोल्टता को मार सकता है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है क्या करना, वोल्टता को, यानी कि जो वोल्टेज होती है, ठीक है, उसको घटाना या बढ़ाना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पोल होते हैं, जो मेन लाइन होती है वो 11,000 वोल्टेज की होती है, लेकिन आपके घर के पास ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। वो क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर वहाँ से उस बिजली की जो वोल्टेज है उसको क्या करता है, कम करके देता है, 440 के आसपास, 320 के आसपास। ठीक है, इतना करके देता है। ठीक है, और कभी कम आ रहा होता है तो क्या करता है, ये बढ़ा के देता है। ठीक है ना, तो वोल्टता को बढ़ा और घटा सकता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो एक्टिवता का मापन किससे किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऊष्मामापी, वर्णमापी, ध्रुवणमापी और जीएम काउंटर से। ठीक है, तो ऊष्मामापी से तो रेडियो एक्टिविटी की हम मापन नहीं कर सकते हैं, वर्णमापी यानी कि कलर का भी मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्रुवणमापी से भी नहीं कर सकते हैं, इसका काम अलग है। ठीक है, जीएम काउंटर, ठीक है, यहाँ पर जो जीएम काउंटर है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीएम काउंटर से हम रेडियो एक्टिवता का मापन करते हैं। अब ये जीएम काउंटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है गीगर मूलर काउंटर। क्या है, गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, और ये क्या करता है, यह आयनिकारी विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्व दिए हैं देखिए कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है। ठीक है, कौन सा तत्व होगा यहाँ पर, तो जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है वो है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का, सीरीज बनाने का गुण सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए, इसीलिए क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यौगिक भी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण है। ठीक है, जहरीली प्रकृति का क्यों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसका रीजन लिखा है ऑप्शन से हमारे पास। पानी में इसकी विलेयता, पानी में विलेयता के कारण, या रुधिर खड़ों से अभिक्रिया करने की इसकी योग्यता, या फिर कुछ धातु ऑक्साइडों का उपचयन करने की इसकी योग्यता, या फिर एक सिग्मा बॉन्ड होने का एक गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ये रुधिर के कणों से अभिक्रिया कर लेता है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है रुधिर के कणों से। इसलिए क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और जहरीला सिद्ध होता है। ठीक है, प्रश्न है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे उत्पन्न होती है भैया। ठीक है, अब देखिए किण्वन क्या होता है, कोई ना कोई कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, और उसमें खमीर मिला दिया जाता है, और खमीर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है उसके साथ में। ठीक है, कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या करता है, उसमें एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, और उसके साथ में क्या बनता है, एक गैस बनती है, उसी गैस का नाम बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वो लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 का अगर हम क्या कर देते हैं, खमीर के साथ में मिला के रख दें। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होता है, C2H5OH बनता है, साथ में CO2 भी बनता है, गैस निकलती है। ठीक है, क्या होता है, गैस निकलता है। ठीक है ना, ये तो है एथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 2 को सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है। ऑप्शन है पीतल, कांच, इस्पात और ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ पर पीतल जो है, पीतल को भी हम क्या करते हैं, दो धातुओं से मिला के बनाते हैं। कांच में भी क्या होता है, शीशा होता है, प्लस कुछ न कुछ जरूर मिला होता है उसके साथ में। ठीक है, इस्पात भी ऐसा ही है। ग्रेफाइट जो है ये क्या होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है, किसका, प्योर कार्बन होता है, इसमें कुछ उसके साथ में और कुछ नहीं होता है, ये कार्बन का बना होता है, इसलिए ये एक समांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तत्व है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, यही जो है ग्रेफाइट जो है ये समांगी मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी टूथ पेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है। ऑप्शन से उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के लिए ठीक है हम जान लेते हैं हमारे माउथ का जो नेचर है, एसिडिक है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और अगर टूथपेस्ट भी अम्लीय होगा तो क्या होगा, हमारे माउथ में और ज़्यादा अम्लीयता आ जाएगी। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, हमारे दांत भी जल्दी खराब होने लग जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट लेते हैं सुबह, उससे करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्षारीयता होती है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है हमारे माउथ का जो नेचर होता है, मुंह के अंदर का जो नेचर होता है, पीएच जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे जो माउथ में जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं या फिर क्या होता है, दुर्गंध होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्वसन क्या है। ऑप्शंस हैं अपचयन, उपचयन, उक्त दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका उपचयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्रिया। ठीक है, अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंग पहचानने की क्षमता होती है कौन कोशिकाओं में, क्षण कोशिकाओं में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए हम टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, केला तथा इमली में प्रचुर मात्रा में रहता है? ऑप्शंस हैं एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, केला, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं हक्सले, ह्यूगो डी ब्रीज, लैमार्क और डार्विन ने। ठीक है, तो उत्परिवर्तन जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किस में आयोडीन है? ठीक है, ऑप्शंस है थायरोक्सिन, एड्रिनल, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का भी एक क्रियात्मक यूनिट, जैसे मानव शरीर का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल्स होता है, वैसे ही गुर्दे का भी यूनिट होता है। ठीक है, तो उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, क्रियात्मक यूनिट होता है, वो होता है आपका कौन सा होता है? नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और अपने स्कोर को मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।